हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सपोज अपने पास में दो वेक्टर हैं, एक ए बार है और दूसरा बी बार है। ये वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम जगह पे हैं और टर्मिनेट अपने अपने डायरेक्शन में हो। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इस डायग्राम में शायद ये एंगल एक्यूट लग रहा है, वैसे एंगल ऑब्ट्यूज भी बना के देख सकते हैं हम लोग। शायद ये वाले डायग्राम में अगर ये ए बार है और ये वाला बी बार है, अगेन विद द सेम इनिशियल पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको फिर से थीटा से डिनोट करेंगे, लेकिन अब ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। सो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा and it can be acute or else it can be obtuse. अब एंगल जो रहता है ये थीटा, this is always between 0 to पाई। ये हमेशा कम से कम 0 डिग्री हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा पाई रेडियंस हो सकता है, 0 रेडियन या पाई रेडियंस। एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? अगर आपको ए बार और बी बार के बीच का एंगल निकालना है तो आप ए बार और बी बार के बीच का एंगल को आप इस तरीके से लिखेंगे, दोनों के बीच में एक ऐसा कैप वाला सिंबल डालेंगे। ये पहले भी देखा था अपन ने, इसमें देखा था, लेकिन इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे ए बार और बी बार के बीच में है और ये कैप नहीं है, इट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एक ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ए बार कैप, या तो ए कैप होएगा या ए बार होएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। ए बार कैप, ए बार और बी बार का कैप नहीं है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, दिस इज नथिंग। एंगल बिटवीन वेक्टर समझा? ये सब बातें ना नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जो अपना आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है ना, ये दो टाइप से होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये शायद आपने फिजिक्स में भी किया होगा और हमको मैथ्स में भी ये है। तो आज अपन स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बाद वाली एक्सरसाइज में आएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए बार डॉट बी बार से, दिस इज द डिनोशन। और अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज ए बार डॉट बी बार इज magnitude of a bar magnitude of b bar cos theta। ये डॉट नहीं है, ये इनटू है, अपना सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो a बार डॉट b बार इज a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इनटू cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar। अब वो एंगल जो थीटा है वो एक्यूट भी हो सकता है और ये एंगल ए बार बी बार के बीच में ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। इतना समझ में आया? इसको डिनोट किससे करना है, इसका डेफिनेशन क्या है और उस थीटा का मतलब क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। इसी के ऊपर ना कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं और पॉइंट ऐसे हैं। फर्स्ट पॉइंट लास्ट में डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो ऐसा है, ए बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। सपोज इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री का मतलब हो गया ए बार और बी बार के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अब ए बार और बी बार के बीच में एंगल 0 डिग्री कब हो सकता है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री कौन कौन से केस में हो सकता है? एक तो वो केस हो सकता है कि जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो,
सपोज दिस इज ए बार और नीचे वाला बी बार। सो लग रहा है ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, या फिर ये दोनों एक दूसरे को कोलिनियर होंगे, ए बार और बी बार। अभी भी शायद इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब सपोज ये बड़ा वाला ए बार है और इसी के ऊपर एक बी बार है, तो इन तीनों भी केसेस में शायद एंगल इज 0 डिग्री। सो अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो वो वाले केस में डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो ऐसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तब आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दैट्स इट। मतलब इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसका मैग्नीट्यूड। इन सिंपल टर्म्स, पहले वेक्टर का लेंथ इंटू दूसरे वेक्टर का लेंथ। ये तीनों भी केसेस मिलेगा। अच्छा, अब यहां पे ना एक स्पेशल केस है, वो कैसे है? अब वो स्पेशल केस में ऐसा है कि सपोज अपने पास में ए बार का ए बार से ही डॉट प्रोडक्ट चाहिए। सो वो वाले केस में ना अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं और एक आंसर निकालते हैं। तो कैन आई से दैट अब बी बार की जगह पे अपने पास में ए बार है और जो ए बार था वो तो है ही पहले से, तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना हो जाएगा? अब अगर सेम वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो शायद 0 डिग्री रहेगा ना। इट इज लाइक ए बार का डॉट विथ ए बार। अरे ए बार का ए बार से अगर आप डॉट लोगे तो दोनों के बीच में एंगल शायद 0 डिग्री रहने वाला। एंड अगेन cos 0 का वैल्यू इज 1। सो वो वाले केस में आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा अच्छे से याद रखने का ट्राई करना। थर्ड पॉइंट इज इफ थीटा इज पाई। अब थीटा पाई का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कब रहेगा? जब दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, लेकिन अब इनका डायरेक्शन ना अपोजिट रहेगा। सपोज ये ए बार है और ये वाला बी बार है, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अलग अलग जाएंगे और अलग अलग जाने की वजह से ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। आप कोलिनियर में भी देख सकते हैं, वैसे आपको पता ही होगा कि पैरेलल और कोलिनियर एक ही चीज है वेक्टर्स में। सो अगर ये ए बार है और यहां से जाता हुआ बी बार है, तो अभी भी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है। कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक के ऊपर एक। सपोज दिस इज ए बार एंड इसी के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में बी बार। सो ऐसे केस में ये जो फॉर्मूला है ये कैसा बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ पाई। एंड कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। सो द आंसर विल बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। इस समझ में आएंगे ना तो आपका और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़ा बहुत याद रखने का ट्राई करना। फोर्थ इज इफ थीटा इज π/2 मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के केस में डायग्राम कैसा बनना चाहिए बोल? अगर ये ए बार है फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, तो बी बार को मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर होने की वजह से इधर जाना पड़ेगा। अज्यूम करना कि ये 90 डिग्री है, तो ये बी बार हो गया आपका। सो अब बताओ ए बार और बी बार के बीच में 90 डिग्री का एंगल लग रहा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या फिर इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का ही दूसरा नाम है परपेंडिकुलर। वो वाले केस में फॉर्मूला कैसे देखिए पता है? ए बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ
π/2 एंड cos 90 का वैल्यू जो होता है वो शायद 0 होता है. सो आंसर फॉर दिस विल बी a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into 0. और इसकी वजह से पूरा आंसर 0 ही आ जाएगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको अदर वे राउंड भी बोला जाता है. इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, vectors are perpendicular. And vice versa. If vectors are perpendicular, dot product is 0. अदर वे राउंड भी आप बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोला जाता है. यहां तक शायद समझा है. इसमें और 2 पॉइंट्स है वो आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार का मतलब हो गया. अब ये जो ए बार है इसका डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस सी बार से है. इसमें आप ए बार को अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एंड वी कैन सिंपली राइट दिस एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, जो अपने सिंपल टर्म्स में बोलते थे ओपन द ब्रैकेट, मतलब खोल देने का. अरे सिंपल है ना यार. ब्रैकेट के अंदर कितने जन बैठे हैं? 2, एक बी और एक सी. और बाहर से बैठा बैठा कौन देख रहा है? ए. अब इसका मन ललचाएगा तो ये अंदर जाएगा, तो अंदर किसके पास जाएगा? बी के साथ जाएगा या सी के साथ जाएगा? दोनों के साथ. तो पहले गया बी के साथ प्लस फिर ये गया सी के साथ. आई होप ये समझ में आया. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डी से याद रखना, डाल देने का, तो अंदर डाल दिया अपन. 6th वाला पॉइंट है, इसमें जो स्केलर्स होते हैं ना वो स्केलर्स बाहर आ सकते हैं. स्केलर्स बाहर आ सकते हैं. मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम ए बार डॉट एन बी बार, सो आई कैन सिंपली से दैट इसमें एम और इसमें एन ये दोनों भी स्केलर्स हैं और ए बार एंड बी बार आर वेक्टर्स. और अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप स्केलर्स को बाहर निकाल सकते हो एंड वी कैन से दैट एम और एन बाहर आ गए, डॉट प्रोडक्ट ए बार और बी बार का चलेगा. और भी इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन. सपोज ऐसा है एम ए बार डॉट बी बार, तो इसमें कौन बाहर आ सकता है बोलो? एम, क्योंकि स्केलर है ना. और अंदर कौन कौन चले जाएगा? ए बार और बी बार. वेक्टर्स का ही वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो सकता है. ये स्केलर का वेक्टर से डॉट नहीं हो रहा है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. इसी में ऐसा भी कर सकते हो आप, ये एम को बी को दे सकते हो, एम बी के साथ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा. अरे यार आई होप ये समझ में आया. स्केलर्स बाहर आने लगते हैं. ये स्केलर का बाहर आ गया, स्केलर है बाहर पड़ा है. इसमें भी आप ऐसा समझ लो स्केलर है बाहर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा. अब जो बाहर आ सकता है वो अंदर भी जा सकता है. अंदर बाहर तो आता ही है दोनों. आई होप ये भी समझ में आया. 7th and the last point is magnitude of a bar dot b bar is always less than magnitude of a bar dot b bar. कभी कभी इक्वल भी होगा, वो आपको बताएंगे कब होगा. ये वाली प्रॉपर्टी आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा काम आने वाली. बाकी तो आपको यही सब चलने वाला है. अब इसमें जो अपना फर्स्ट पॉइंट छूट गया था वो देखते हैं. सपोज इफ a bar is 0 और b bar is 0, उस केस में क्या होगा? उस केस में ना डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 ओनली. क्यों? ये जो मैंने लिया ना ये शायद अपन ने एक स्पेशल वेक्टर को याद किया है जो अपन ने पढ़ा था जीरो वेक्टर. कभी तो आपको पढ़ाया था जीरो वेक्टर. एक जीरो वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है. खुद के बारे में याद रखना, हर डायरेक्शन में भटक सकता है. आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो, जो पसंद है उसके पीछे आप जा सकते हैं, एनी डायरेक्शन. और इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है. मैंने एग्जांपल दिया था आपको पॉइंट का, कि अभी पॉइंट जो है इसको बहुत सारे डायरेक्शन है, एक इधर भी भटक सकता है ये पॉइंट, और इसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही है. सो कैन आई से दैट अगर ये ए बार है तो इसके टिप पे एक पॉइंट डाल दे और उसको बी बार का नाम दे दे. सो अब शायद ए बार तो दिख रहा है और बी बार भी दिख रहा है जो कि एक पॉइंट है खाली. सो ए बार का तो मैग्नीट्यूड है
बट बी बार का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉइंट होने की वजह से वो जीरो वेक्टर है और जीरो वेक्टर होने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। सो अगर ए बार का मैग्नीट्यूड है एंड बी बार का मैग्नीट्यूड जीरो है, सो ये पूरे का आंसर जीरो नहीं आ जाएगा। वही बताया कि अगर ए बार जीरो या फिर बी बार जीरो वेक्टर है तो शायद डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्योंकि जीरो वेक्टर बहुत शाना है यार, वो हर वेक्टर के स्टार्टिंग में या हर वेक्टर के एंड में आके बैठ जाएगा और फिर अपने को ऐसा लग जाएगा कि वेक्टर के साथ में दूसरा एक वेक्टर है और दो वेक्टर्स, एक ये और एक जो पॉइंट है वो, अरे वो किधर भी रख सकते हो, एक ये और एक पॉइंट, इन दोनों का आप डॉट ले रहे हो तो इसका तो साले का मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरे को लेके जाएगा और आंसर हमेशा आपको जीरो आते रहेगा। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझना, सोचना इसके बारे में तो शायद आपको आएगा। अब वेक्टर्स फील क्या करोगे, अभी बहुत कुछ फील करते ना अपन, वेक्टर्स भी फील करते हैं, दिखेगा, महसूस कर। आई होप समझ में आएगी। आगे देखते। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अभी जैसा आपने पढ़ा कि थीटा इज यूज्ड टू डिनोट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार। अब ये एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो यहीं से हम लोग वो एंगल निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस कैन वी से दैट अगर हमको cos थीटा का वैल्यू लिखना है तो वी कैन शिफ्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी ऑन द अदर साइड एंड विल गेट ए बार डॉट बी बार एज cos theta as a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar. But find angle मतलब थीटा फाइंड करना है और थीटा फाइंड करने के लिए आप cos को वो साइड शिफ्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स की तरफ चले जाओगे। आंसर विल बी a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar. ध्यान से देखा मैं रीड कैसे करता हूँ इसको, cos इनवर्स ऑफ a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। लेकिन इनटू को ऐसा मत लिखना बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलता है। सो अभी आप खाली ऐसा भी लिखोगे या ऐसा डालोगे तो भी चलेगा, बट इसमें भी कंफ्यूज मत होना। इसको डॉट बोलते हैं, इसको इनटू बोलते हैं, तो आप समझो। मैं अगर ऐसा लिखूं तो डॉट मत अज्यूम करना उसको। सो फाइनली वी हैव दिस फॉर्मूला टू यूज to find the angle between two vectors, which is cos inverse of a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। देखो इसमें ना कुछ अलग अलग केसेस हैं इसमें भी। पहला केस देखते हैं, अगर a bar और b bar दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रहेंगे। यार अदर स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। देखो अब इसमें भी ना अलग अलग केसेस है, जिसमें से पहला केस है इफ थीटा का वैल्यू इज बिटवीन 0 to 90 इट कैन बी इक्वल टू 0। तो वो वाले केस में ना आपको अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है ना, तब शायद आपको डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ग्रेटर देन 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो शायद अक्यूट एंगल है। ये सब बातें आपस में लिंक्ड है, तीनों बातें। कि अगर डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब एक गारंटी थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है, मतलब वो 0 और 90 के बीच में है। और उस केस में शायद जो डायग्राम बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा, ए बार बी बार के बीच का एंगल थीटा जो शायद अक्यूट है। सेकेंड केस इज इफ थीटा इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। 90 डिग्री की केस में शायद आपको डॉट प्रोडक्ट अभी अपने पढ़ा भी था, 90 डिग्री के केस में शायद डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ए बार डॉट बी बार विल बी 0 और यहाँ पे थीटा इज राइट एंगल जिसको परपेंडिकुलर बताया था आपको मैंने। तो वो वाले केस में डायग्राम विल बी ऐसा, ए बार बी बार और यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो शायद 90 डिग्री है। तो व्हेन डॉट प्रोडक्ट इज 0 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। थर्ड केस इज इफ
थीटा का वैल्यू इज फ्रॉम 90 टू 180। इस केस में शायद डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो ये सब बातें ध्यान रखना कि अगर डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 अक्यूट एंगल, डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन 0 ऑब्ट्यूस एंगल, एंड डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज 0 राइट एंगल। ये तीनों बातें आई समझ में। फोर्थ पॉइंट इज आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है, और I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I 0 होता है। अब ये कैसे है? ये तो थोड़ी देर पहले भी अपन ने एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था, A बार डॉट A बार का फाइनल आंसर जो आ रहा था वो मैग्नीट्यूड ऑफ A बार का स्क्वायर था। यही ना यहाँ पे थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था। यही लॉजिक इधर अप्लाई कर ली तो शायद ऐसा आ जाएगा, A बार डॉट A बार था तो मैग्नीट्यूड ऑफ A बार का स्क्वायर। तो अब आई कैप डॉट आई कैप है तो आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर। एंड सिंस इट इज अ कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो शायद 1 ही रहेगा ना। आई होप इसका वैल्यू 1 है। सिमिलरली आप J भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे, और आप K डॉट K भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपका आंसर हर बार 1 ही आएगा। अब इसको थोड़ा सोचते हैं। आई कैप जो था वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो अगर आप आई कैप का आई कैप के साथ में मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आ रहा था आंसर। जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये सब पढ़ा हुआ है आपने। इधर देखिए बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए, आई डॉट जे। अभी अगर मैं बोलूं कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, जैसा अपन ने डिस्कस भी किया हुआ है, ये 90 डिग्री पे अज्यूम करना, तो आई कैप कहां पर होता है? आई कैप इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वाला शायद ऐसा आने वाला आई कैप हुआ, और यहां पे जाने वाला जे कैप हुआ, और इसके साथ साथ आने वाला के कैप हुआ। आई होप यहां से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हर एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स भी आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, और अगर आई जे के एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हर परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो शायद 0 ही आएगा। इसके लिए इन तीनों के डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 है। यहां तक समझा है? अच्छे से गो थ्रू कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज वन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अभी तक आपने 4 पॉइंट देखे थे, एक फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज, ये बेसिकली तब यूज होगा जब आपको हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट, मतलब उसको फाइंड करने का एक दूसरा तरीका है कैलकुलेशन बेस्ड है। सपोज आपके पास 2 वेक्टर है, ए बार इज A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ऐसे लिखते हैं वेक्टर्स को, कुछ आई कुछ जे कुछ के मिला के एक ए बार है, और ऐसे ही बी बार भी एक वेक्टर है, B1 आई, B2 जे एंड B3 के। और अब अगर आपको फाइंड करना है ए बार डॉट बी बार, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिकॉज देखो फॉर्मूला तो तब यूज होगा जब आपके पास में मैग्नीट्यूड्स के अलावा एंगल दिया रहेगा, और इधर आपको सिर्फ ए बार और बी बार दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया है दोनों के बीच में। तो सर हम फाइंड कर लेते हैं एंगल। वेरी गुड, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था एंगल फाइंड करने का। सो अब इससे ड्रॉबैक क्या है, पहले आप एंगल फाइंड करोगे फिर आप यहाँ लाके डालोगे। उससे अच्छा एक दूसरा मेथड है, आप दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो A1 आई, A2 जे एंड A3 के,
into b1i, b2j and b3k। स्कूल में ब्रैकेट ओपन करना सीखा है पहले, इसके साथ में पूरा ब्रैकेट, फिर इसके साथ पूरा ब्रैकेट, फिर इसके साथ पूरा ब्रैकेट, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट एक्चुअली बहुत छोटा भी हो जाएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसा लिखोगे ना, प्लस आगे, मैं खाली इसमें समझाता हूं, आगे अपन बाद में देखते हैं। देख, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है मतलब a1i क्या है, सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक स्केलर है और ये वेक्टर है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्केलर है और ये वेक्टर है। और अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्केलर स्केलर बाहर आ जाते हैं, तो a1 b1 आएगा और i डॉट i तो शायद 1 होता है, तो इंटू 1 आ जाएगा बस, प्लस इधर और इधर भी स्केलर्स बाहर, लेकिन i और j तो शायद 0 होता है, तो अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये जब थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो a1 b3 बाहर आएंगे बिकॉज ये स्केलर्स है, एंड i डॉट k अगेन शायद 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू भी 0 हो जाएगा। सो आपने अगर ऑब्जर्व किया ना, तो इसको जब मैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो खाली i डॉट i वाली टर्म्स ही बची। तो फर्स्ट टर्म जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो i और i वाला ही बच रहा है। सिमिलरली सेकेंड टर्म जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ना j और j वाले ही बचेंगे। आप खुद से करके देखना, मैंने बोला ना, फील करो, महसूस कर, मजा आएगा। और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेगा, थर्ड को थर्ड से, तो अब शायद ये थर्ड वाला बचेगा। तो फाइनली ना ऐसा बचने वाला है, a1 b1, a2 b2, a3 b3, दिस विल बी योर a बार डॉट b बार। और इसको जब अपन सम्स करेंगे ना, तो अपन इसको बोलेंगे 6 कमरे। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 6 कमरे क्यों बोलते हैं इसको, वो तब के लिए छोड़ देते हैं। 2 वेक्टर्स हैं और 6 कमरे आएंगे, तो कमरे में लोगों को भेजेंगे, ये लोग अपनी अपनी मेहनत करेंगे और अपने पास फाइनली एक आउटकम आएगा। वो सम्स में देखेंगे अपन कैसे मेहनत करते हैं, लाइव देखने का मौका मिलेगा। थोड़े अश्लील है जोक्स, बट काम चला ले। देख, अब इसी में आगे जाते हैं। और ऐसा है कि अपन जो फॉर्मूला कॉस थीटा का पढ़ा था अपन ने, a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, वो अपन लिख पाएंगे नए पैटर्न में। व्हाट इज a बार डॉट b बार? इट इज दिस, सो a1 b1, a2 b2, a3 b3 अपॉन, ये मैंने इसका वैल्यू लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। मैग्नीट्यूड निकालना आता है शायद आपको वेक्टर में से, अंडर रूट में कंपोनेंट्स का स्क्वायर, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b का मैग्नीट्यूड, तो b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर। सो वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, ये छोटा है और ये ज्यादा इजी है, तो अपन ये वाले पे ज्यादा ध्यान दें। थोड़ा सा वैसे तो अपने को बड़े अच्छे लगते हैं, बट ये बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े में मजा नहीं आएगा। इसमें मेहनत करेंगे ना अपन, छोटे हैं बड़ा। आई होप समझाइए। ये स्टार्टिंग में था एक्सरसाइज 5.3, कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं, बट जितना अपन ने सीखा उसके ऊपर बेस्ड 2-3 सम्स करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड सम। इफ a bar and b bar are two perpendicular vectors, prove that a bar plus b bar the whole square is equal to a bar minus b bar the whole square. Now what is given to us is a bar and b bar are two perpendicular vectors. अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो अपन लिखते हैं सिंस, जॉइनिंग है, सिंस a bar and b bar are perpendicular vectors, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अपन ऐसा कंडीशंस पड़ी हुई है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं
तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो कैन आई से दैट ए बार डॉट बी बार इज जीरो। ये कंडीशन यूज करके प्रूव दैट चालू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस में आपने को दिया है ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर तो शायद वो केस में लिखा जाता था जब दो वेक्टर्स का डॉट लेना हो। उल्टा आ रहा हूं मैं। इसी को होल स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और इसका मतलब होता है ए बार प्लस बी बार एक वेक्टर डॉट सेम वेक्टर, तभी होल स्क्वायर रहता है। होल स्क्वायर तभी आता है जब दो सेम वेक्टर्स का डॉट होगा। मार्क माय वर्ड्स, क्रॉस में नहीं आने वाला ये सब। तो होल स्क्वायर तभी आएगा जब डॉट होगा। अब वही ब्रैकेट ओपन जैसा अपन ने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, वो ए बार डॉट पूरा ब्रैकेट प्लस बी बार डॉट पूरा ब्रैकेट। सो द आंसर विल बी ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार, विच इज सेम है। डॉट में होल स्क्वायर चलता है। ए बार डॉट बी बार तो मेरे ख्याल से जीरो है। ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो शायद ये जीरो है, तो ये गया। और बी डॉट ए इज सेम एज ए डॉट बी। लास्ट पॉइंट देख, लास्ट पॉइंट, तो ये वाला भी शायद उड़ जाएगा। तो बचा क्या, बी डॉट बी, जिसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी द होल स्क्वायर। और ये आ गया हमारा LHS व्हिच इज इक्वल टू, अबे ये तो इक्वल नहीं आया। सो इसका मतलब ये नहीं अपना रॉन्ग है क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। ये सब थोड़ा लेंदी है, इसमें अपने को RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप RHS से स्टार्ट करोगे ना, सो वो देगा आपको a माइनस बी द होल स्क्वायर। और व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, वही सेम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। a बार माइनस बी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब सेम वेक्टर्स का डॉट। ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। इसको अगर आप खुद से एक्सपांड करके सॉल्व करोगे ना, आपको सेम आंसर आने वाला है। तो प्रूव हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। और एक बात है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में चलता है ये। अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो ना, होल स्क्वायर, तो आपको इनडायरेक्टली आंसर वही आने वाला है जो अपने को आंसर आता था, a स्क्वायर टू ab b स्क्वायर। बट क्योंकि वेक्टर्स है तो मेरे को यहाँ पे सब जगह वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर है मतलब मॉड्यूलस होगा। यहाँ वेक्टर का स्क्वायर नहीं है तो मॉड्यूलस नहीं है, इधर वेक्टर का स्क्वायर है तो मॉड्यूलस आएगा। और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ए बार डॉट बी बार इज जीरो। सो ये जीरो होने की वजह से आपको यही आंसर बचने वाला है जो यहाँ पे भी बचा है। अब सिमिलरली ये सोचना है, इसके होल स्क्वायर में भी मिडल टर्म जो रहेगा वो 2ab रहेगा, बट 2ab का जो ab है वही जीरो है, तो मिडल टर्म इधर भी गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टर्म, मतलब होल स्क्वायर से ही बचेंगे, वापस सेम ही आएगा। आप ट्राई करके देखना, आपको आ जाएगा आंसर कुछ। नेक्स्ट सम इज डिटरमाइन वेदर a बार एंड b बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नीदर। देख ये वर्ड थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इंग्लिश में इसका मतलब है परपेंडिकुलर, जिसका मैथमेटिकली मतलब होता है 90 डिग्री। सो हमको डिटरमाइन करना मतलब चेक करना है कि वेदर a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर, पैरेलल या नीदर। मतलब हमको चेक करके बताना है कि a बार और b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। अब ये भी पैरेलल है और ये वाला भी केस पैरेलल है। नीदर मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं और पैरेलल भी नहीं।
और ये सब चेक करने के लिए ना मेरे ख्याल से हम लोग को जो भी बातें चेक करनी है ये सब कुछ डिपेंड करता है इनके बीच के एंगल पे। ठीक, अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे ना तो उनके बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे ना तो उनके बीच में जो एंगल है ना वो या तो 0 डिग्री रहेगा या फिर 180 डिग्री रहेगा। और नीदर मतलब अगर थीटा इन तीन के अलावा कुछ भी आ गया, देखो अगर थीटा 90 आया तो परपेंडिकुलर, थीटा अगर 0 आया तो पैरेलल, थीटा अगर 180 आया तो भी पैरेलल। लेकिन अगर थीटा इन तीन के अलावा कुछ और आ गया तो शायद नीदर। सो इनडायरेक्टली हम लोग इसके जगह एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते थे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। बट ये नालायकों ने घुमा के जवाब दिया है, रादर घुमा के पूछा है। सो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं एंगल फाइंड करना और उसके बाद में आप डिसाइड कर पाएंगे। अब एंगल फाइंड करने के लिए इधर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है शायद, बट आपको पता होगा कि अगर एंगल फाइंड करना है तो इसी में से निकाला था। मैंने आपको बोला था cos थीटा का एक फॉर्मूला है आपके पास में, a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने का? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए 6 कमरे। अब ये 6 कमरे का मतलब क्या है? एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा जान आ जाए तुम लोग भी उसके लिए। -9 6 15, तो पहले 3 ब्रैकेट में a वाले, दूसरे 3 ब्रैकेट्स में b वाले वैल्यू। 6 -4 -10। a का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो रूट के अंदर आता है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर। सो ये होगा 81 36 15 का स्क्वायर 225 इनटू अगेन मैग्नीट्यूड 36 16 100। चेक करते हैं, -54 24 150, कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर आ रहे हैं यार। -225 81 36 12 14 342 अंडर रूट ऑफ 46 52 152। कुछ ज्यादा ही गंदे नंबर आ चुके हैं। इसको आप सॉल्व करो, कुछ है डिटरमाइन करो और देखो आंसर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर थीटा 0 आया तो परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल, 0 आया तो पैरेलल, 180 आया तो भी पैरेलल, और इनके अलावा कुछ और आया तो शायद नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। आई होप ये भी समझा है। नेक्स्ट सम इज फाइंड द एंगल P of the triangle PQR where P is this, Q is this and R is this। तो देखो हमको इस समय जो फाइंड करना है ना वो एंगल P फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल अगर अपने को फाइंड करना है तो फिर से शायद अपने को एंगल फाइंड करने के लिए cos थीटा के पास भागना पड़ेगा। लेकिन cos थीटा का जो फॉर्मूला है ये आपको तब काम आता है जब आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना पड़े। इस सम में प्रॉब्लम क्या है, अपने को ट्राइंगल दिख रहा है, वेक्टर्स नहीं दिख रहे, और रादर दो वेक्टर तो दिख ही नहीं रहे। सो पहले अपने को ना दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे जिसके बीच में आप एंगल फाइंड करना चाहते हो। सो बोल कौन कौन से दो वेक्टर्स के बीच में? ये जो है वो एक तो PQ के बीच में चाहिए और दूसरा PR के बीच में चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड PQ and PR and then find the angle between PQ and PR which is angle P। मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई करना। पहले आपको PQ फाइंड करना पड़ेगा जिसको आप लिखेंगे Q बार माइनस P बार, और ये लिखने का मतलब अब इनको डिफाइन करना पड़ेगा।
सो पहले डिफाइन, फिर डिनोट कि p बार इज 0i माइनस j माइनस 2k, और डिफाइन मतलब लेट p q r। कब कर देगा डिफाइन, कौन से सम में? जब आपको यूज करना हो और इन्होंने नहीं डिफाइन किया हो तब अपन को करना पड़ता है कि पहले डिफाइन करेंगे फिर आप यूज करेंगे। सो पहले आप पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर पी क्यू के बाद आप कौन सा वेक्टर फाइंड कर लेंगे? पी आर। अब पी आर कैसे फाइंड करेंगे? आर माइनस पी। जब ये दोनों वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे फिर आप कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो इधर से तो ऐसा आता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको ए बार और बी बार के बीच में एंगल चाहिए। मतलब वो केस में जो डायग्राम बनता है वो ऐसा होता है, एक ए बार और दूसरा बी बार और इनके बीच का एंगल थीटा आप फाइंड करते हो, तब आप ऐसा लिखते हो। बट यहां पे तो अलग है ना सेम, यहां पे जो एंगल है वो पी क्यू और पी आर के बीच में है, तो फॉर्मूला चेंज होकर कैसा बनना चाहिए बोल? कॉस थीटा विल बी ए बार डॉट बी बार नहीं आएगा, जो दो वेक्टर्स हैं उनके नाम आएंगे, तो यहां पे आएगा पी क्यू डॉट पी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर। अरे फिर से सेम पैटर्न ना, ये कैसे फाइंड करते हैं? 6 कमरे, ये कैसे फाइंड करोगे? फिर से 6 कमरे, PQ से 3 मिलेंगे, PR से 3 मिलेंगे, सबको साथ में लाना। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ मतलब अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके इधर, PR मतलब अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके इधर। कैलकुलेट कर, एंगल मिलेगा, बट ये ना कॉस थीटा मिलेगा बेटा। अपने को थीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स करना लास्ट में, तो अब जाके फाइनल आंसर आएगा आपके पास। आई होप ये वाला भी समझ में आया। See the next sum is, this is the last sum for today's lecture. If p cap, q cap and r cap are unit vectors, use this figure. Find p cap dot q cap, find p cap dot r cap. अब देख ऑब्जर्व के करने वाली बात ये है ना कि आपको बताया है कैप के बारे में और डायग्राम में कैप नहीं। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पी कैप होता क्या है। अपने को पता है शायद पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार, क्योंकि कैप मतलब यूनिट वेक्टर ही होता है और उसका डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर होता है। सो ये यूनिट वेक्टर है और ये गिवन वेक्टर, तो इसी के साथ साथ में वो चल रहा होगा, तो यहां पे शायद पी कैप होगा और क्यू कैप क्यू बार के अलोंग चलेगा और आर कैप आर के अलोंग चलेगा। और इन सब की खास बात ये है कि सबका मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। मतलब तीनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं अगर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। हमको जो फाइंड करना है वो पी कैप डॉट क्यू कैप फाइंड करना है। अब देखो इसके लिए भी ना ये वाली बात समझ लो अच्छे से कि डॉट प्रोडक्ट के लिए कभी कभी ये यूज होता है और कभी कभी डॉट प्रोडक्ट के लिए ये यूज होता है। सो ये कब यूज होगा डॉट प्रोडक्ट के लिए? व्हेन एंगल इज गिवन, जब एंगल दिया होगा, ये थीटा दिया होगा तो ही ये काम आएगा ना। और ये कब यूज होगा? जब ए बार का कुछ वैल्यू और बी बार का कुछ वैल्यू दिया होगा, तभी आप 6 कमरे बना के इन कमरों में यहां से वैल्यूज उठा के डाल सकते हो। तो जब ए बार का वैल्यू एंड बी बार का वैल्यू दिया होगा तब ये यूज होगा, और जब वैल्यूज नहीं दिए, एंगल दिया, तब ये यूज होगा। इस सम में जो आपको पी कैप डॉट क्यू कैप फाइंड करना है, तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये यूज करते तो एंगल चाहिए जो दिया नहीं है, और ये यूज करते तो वैल्यू चाहिए वो भी दी नहीं है। सो एक्चुअली में ना आपको डायग्राम चेंज करके नया बनाना पड़ेगा, और मेरे डायग्राम बनाते ना आपको आंसर देखने को मिलेगा। आपको कैप के बीच का डायग्राम चाहिए। ब्लैक वाला डायग्राम जो ऑलरेडी दिया था वो वेक्टर्स के बीच का था,
एंड क्योंकि वेक्टर्स फ्री इन स्पेस है, तीनों वेक्टर्स एक साथ आ जाएंगे, पी कैप, क्यू कैप एंड आर कैप। अब पता है फिर से बड़े ट्रायंगल की जगह छोटा ट्रायंगल बना है, ये प्रॉपर वेक्टर्स ने बनाया था और ये वाला यूनिट वेक्टर्स ने बनाया। एंड सिंस इट इज गिवन टू अस दैट पी क्यू आर आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट है तो शायद इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा। एंड क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 है, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स थे, तो शायद डायग्राम में भी तो ऐसा रहेगा ना कि जो P का मैग्नीट्यूड है वही Q का मैग्नीट्यूड है, वही R का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम होता है लेंथ, मतलब जो P का लेंथ है वही Q का लेंथ है और वही R का लेंथ है। तो अभी तक जो ये ट्राइंगल आपको सिंपल सा ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है जो यूनिट वेक्टर्स ने बनाया है, इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ सेम है। इन तीनों लेंथ सेम बोलने की वजह से आपको एक नया ट्राइंगल का नाम स्ट्राइक हुआ रहेगा, व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो शायद इसके हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को एंगल दिखने लगे हैं। और क्योंकि अब एंगल दिखने लगे हैं तो अपना ध्यान ना शायद ये वाले फॉर्मूले की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि एंगल मिल गया है एंड दैट इज राइट ऑल्सो। अपन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पी कैप डॉट क्यू कैप के लिए वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो फॉर्मूला कैसा है, ए बार डॉट बी बार मतलब पहले ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इधर भी वही है। सो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो P एंड Q के बीच का एंगल इज 60 डिग्री। सो द आंसर विल बी 1, Q का मैग्नीट्यूड इज 1, cos 60 is half. So the final answer is half. P cap dot Q cap. And similarly अब आप सेकंड वाला होमवर्क में खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो कि इजी है, कुछ लोग को आ भी जाएगा। डायरेक्ट आंसर इज अगेन हाफ होगी। आप ट्राई कर लेना बच्चे। हाँ, ये फॉर्मूले समझ में आया कि कब कौन सा यूज होता है, ये जब एंगल दिया रहेगा और ये जब वैल्यूज दिया रहेगी। अदर देन दिस वेक्टर्स के बीच में नहीं, यूनिट वेक्टर्स के बीच में भी यही फॉर्मूला है। अरे यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर ही है ना, तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, वो ये है कि एक्सरसाइज 5.1 में ना थोड़े करेक्शंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो सिर्फ एक लाइन का है, 1 लाइन क्वेश्चन है बस। और इसके बाद में ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 चालू हो रहा है और बीच में ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो एक्चुअली में अपने को लगता है क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है, बट ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड अकॉर्डिंगली आगे के सारे क्वेश्चंस के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ये मेरे को स्टार्टिंग में बताना था बट मेरे से मिस हो गया। ये मैं इसलिए आप बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे पीछे से, बिकॉज ये करेक्शंस थे वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर में करेक्शन करो और अब आंसर्स मैच करने का ट्राई करें, आंसर्स मैच होंगे। That's it for today.